हेलो डियर बायोलॉजिस्ट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं आशीष प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर में। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th की। तो दोस्तों, किस दिन क्लास 11th की क्लास लगेगी और किस दिन क्लास 10th की क्लास लगेगी, चलिए मैं सबसे पहले उसको बता देता हूँ, फिर आपको सिलेबस को शुरू करता हूँ। आपको पता है कि जो आपका सप्ताह होता है वो 7 दिनों का सप्ताह होता है। उसमें से शुरू के जो 3 दिन होंगे, ठीक है, सोमवार से लेकर के बुधवार तक, सोमवार से बुधवार तक आपकी क्लास रहेगी कक्षा 11वीं की, ठीक है। यानी कि मंडे टू वेडनेसडे क्लास रहेगी आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी। और उसके बाद आता है गुरुवार, शनिवार, ठीक है। गुरुवार से शनिवार तक क्लास रहेगी आपकी कक्षा 12वीं की, यानी कि थर्सडे टू सैटरडे जो क्लास होगी वो क्लास 12th की होगी। ओके, लास्ट में बचता है आपका रविवार। तो रविवार को मैं आपको उन सभी चीजों को बताऊंगा जो कि आपने 3 दिन में पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि मैं 3 दिन में जो चीजें आपने पढ़ा है उस चीजों का मैं एमसीक्यू के थ्रू आपका एक्सरसाइज करवाऊंगा, यानी कि प्रैक्टिस करवाऊंगा कि वहां से कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और वो किस एग्जाम में पूछे गए हैं मैं उनको भी बताऊंगा। इतना समझ में आया। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कि आपकी जो क्लास 11th की क्लास होगी वो सोमवार से बुधवार तक चलेगी। लेकिन क्लास 11th की क्लास में आपको पढ़ना क्या है। अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे अगर हम मान लेते हैं कहीं जाना है और हम जाते चले जा रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हमको कहां जाना है, तो जाने का मतलब क्या निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपकी पढ़ाई भी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है कि आपको पढ़ना क्या है तो आपको पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है। तो अभी तक आप क्लास 10th से आगे आएंगे, क्लास 11th में आएंगे। अभी तक आपने क्लास 10th का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास 11th में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्लास 10th में बायोलॉजी के कुल कितने चैप्टर थे, क्या आपको पता है। चलिए मैं बताता हूं। जो क्लास 10th था उसमें बायोलॉजी के कुल 6 चैप्टर थे, ठीक है। क्लास 10th में बायोलॉजी का कुल 6 चैप्टर था, 6 पार्ट था, ठीक है। अब इस 6 पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इस 6 पार्ट में हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, जनन किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने सीखा, जाना। लेकिन थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि हमने उनमें से जो जाना वो बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे हेडिंग्स के रूप में जाना, छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में जाना। क्या इस छोटे छोटे पॉइंट से, छोटे छोटे हेडिंग से हमारा काम आगे का हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखो, जो क्लास 10th की सिलेबस है, जो क्लास 11th की सिलेबस है, 12th की सिलेबस है, टोटली डिफरेंट है, ठीक है, पूरी तरह से अलग है। क्योंकि क्लास 10th में हमने छोटे छोटे हेडिंग्स के रूप में पढ़ा था, लेकिन 11th और 12th में हम बड़े बड़े चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक चीज को एकदम डिटेल से जानेंगे। जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, आप इंटर कॉलेज में गए हो, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, आप नेट क्वालिफाई करोगे, जेआरएफ क्वालिफाई करोगे, तो इस तरह से आपकी जो सिलेबस है, जो आपकी एक हेडिंग मिलती थी, कहीं हेडिंग के बीच में एक पॉइंट मिलता था, वो आपका चैप्टर, यूनिट, बुक के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्लास 11th में, यानी कि अगर हम बात करते हैं कक्षा 11 की बायोलॉजी सिलेबस, कक्षा 11 की बायोलॉजी सिलेबस क्या है। तो आप सभी को पता है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति चल रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पूरे सिलेबस से 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि आपको पूरा का पूरा 30 चैप्टर या फिर 25 चैप्टर पढ़ना होता था बायोलॉजी क्लास 11th में। बट यहाँ पर आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो चलिए उसी के हिसाब से जानते हैं कि 30% जो सिलेबस कटा है वो क्या होता है।
सबसे पहले अगर हम सिलेबस को जान जाएंगे तो पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा आसान होगा, कठिनाई नहीं होगी कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या पढ़ना है तो आप पढ़ेंगे क्या? उससे पहले आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, देखो आपकी पूरी सिलेबस को, जो कक्षा 11 की पूरी बायोलॉजी है, हमारे हिसाब से आप इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो काफी बेहतर होगा। देखिए आपकी पूरी सिलेबस में 5 यूनिट है, 5 यूनिट है यानी कि 5 इकाई है, और प्रत्येक इकाई में 3 से 4 चैप्टर, किसी में 5 चैप्टर है। इस प्रकार से आपको मिला करके टोटल 22 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? टोटल मिलाकर के आपको 22 पार्ट को पढ़ना है। तो आज इस 22 पार्ट के बारे में बताएंगे कि इस 22 चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले यूनिट का नाम क्या होता है वो भी जान लीजिए। हमारा जो इकाई 1 है, यूनिट 1 है, ठीक। तो यूनिट 1 के अंदर आपका आता है सजीव जगत की विविधता। सजीव जगत की विविधता, इसको हिंदी में कहते हैं डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए इसके साथ लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिट से एग्जाम में आपके कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट से एग्जाम में आके जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है 7 नंबर का। ओके, दूसरी बात करता हूं मैं, इसमें कितने चैप्टर होते हैं, सजीव जगत की विविधता में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं, उनको मैं जान लेता हूं, और उस पार्ट का नाम क्या है उसको भी जान लेता हूं। तो इसमें जो पहला पार्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा सजीव जगत। सजीव जगत, देखो सजीव जगत जिसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड नाम से पता चल रहा है, लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। यहां पर हम जितने भी सजीव होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, सजीव क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सजीव ये है, कैसे हम सजीव और निर्जीव को अलग कर पाएंगे, इस सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हमारा जो दूसरा चैप्टर आता है वो होता है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं, इस पूरी दुनिया में जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, किस किस प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन सा क्लासिफिकेशन दिया है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो तीसरा चैप्टर है इसी यूनिट में हमारा, वो है आपका वनस्पति जगत। वनस्पति जगत, ओके, वनस्पति जगत यानी कि अगर आप कहें तो यहां पर पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक जो पेड़ पौधे होते हैं, बिना फूल वाले पौधों से लेकर के फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे कैसे बांटा गया है, किस पौधों को किसके साथ रखा गया है, उसके परिवार का नाम क्या है, उसके कुल का नाम क्या है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी यूनिट में हमारा जो अगला चैप्टर आता है, अगला पार्ट होता है, वो होता है जंतु जगत। सिंपल सी बात है, अगर हम वनस्पति जगत की बात करते हैं तो इसको कहते हैं बॉटनी। ठीक है, क्या कहते हैं, बॉटनी। और जंतु जगत होता है, इसको कहते हैं हम जूलॉजी। इसका भी लिख देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इतना क्लियर हुआ? तो ये हमारे पहले यूनिट का 4 चैप्टर है, जिसमें हमको पढ़ना है सजीव क्या होता है, जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, वनस्पति जगत के बारे में पढ़ना है, जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। अगली यूनिट की बात करते हैं, ये तो हमारा अभी पहला यूनिट है। अब अगर हम बात करते हैं
2 की। दूसरे यूनिट की बात करते हैं तो दूसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा? तो दूसरा यूनिट जो है वो है जंतुओं तथा पौधों का संरचनात्मक संगठन। जंतुओं एवं पौधों का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, जंतुओं एवं पौधों का संरचनात्मक संगठन। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो जंतु होते हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, उनके शरीर की बनावट कैसी होती है, उसके बाद पौधे जो होते हैं उनकी शरीर की बनावट कैसी होती है, वो कैसे बने हुए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अगर दूसरी इकाई में बात करते हैं, जो दूसरा यूनिट है, इसमें पहला जो चैप्टर आता है, पहला जो अध्याय आता है वो क्या है? वो है पौधों की आकार की। ठीक है, कौन से पादप होंगे? पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप की आकार की। पुष्पीय पादप की आकार की। पुष्पीय पादप की आकार की, यानी कि जो पुष्प होती है, पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प में कितने भाग होते हैं, पूर्ण पुष्प क्या होता है, अपूर्ण पुष्प क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी में दूसरा यूनिट आता है, सॉरी, इसी में दूसरा चैप्टर आता है जंतु की संरचनात्मक संगठन। जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। जंतुओं की संरचनात्मक संगठन की बात करते हैं तो जंतुओं की संरचनात्मक संगठन में जो चीजें हमको पढ़ने को मिलेगी वो होगी जंतु का ऊतक क्या होता है। ठीक है, जंतु के ऊतक के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि जो संगठन का मतलब होता है कि किस चीज से मिलकर के बनी हुई है। संगठन का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई इसकी क्या है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो ये तो आप फटाफट से 2 यूनिट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे मिटा करके लिखता हूं कि आगे 3 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं दूसरे यूनिट, तीसरे यूनिट की, जिसको कहते हैं इकाई 3। इकाई 3 में आपको बहुत बढ़िया चीज पढ़ने को मिलेगा, जो कि कहें तो हम पूरे बायोलॉजी का सबसे बढ़िया टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा। इकाई 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा कोशिका। इकाई 3 में आपको पढ़ने को मिलेगा कोशिका। ठीक, कोशिका क्या होता है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, ये चीजें पढ़ने को मिलेगी। साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा कोशिका की संरचना एवं कार्य, यानी कि जो कोशिका होती है उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें क्या क्या चीज मिले होते हैं, और कोशिका का काम क्या होता है एक मनुष्य के जीवन में, एक सजीव के जीवन में उस कोशिका का कार्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला जो चैप्टर होगा, पहला जो अध्याय होगा वो हमारा होगा कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई यानी कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका एक जीवन की इकाई है। इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आप प्रूव कीजिए कि कोशिका जो होती है वो जीवन की इकाई होती है। कोशिका कितने प्रकार का होता है, कौन से कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम अगले चैप्टर की बात करते हैं तो वो आता है जैविक अणु। जैविक अणु, जैविक अणु का मतलब होता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या पढ़ने पड़ेगा कि जो जैविक अणु होता है, जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है, वो कोशिका में पाया जाता है। वो कोशिका में कौन कौन से जैविक अणु पाए जाते हैं जिसके फलस्वरूप कोशिका की निर्माण होती है, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उन रासायनिक पदार्थ का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। अगले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो अगले चैप्टर में जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा होता है
कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कोशिका चक्र का मतलब होता है सेल साइकिल, अर्थात इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक जो कोशिका होती है उसकी निर्माण किस किस अवस्थाओं से गुजरने के बाद होती है। जैसे मान लेते हैं कि हम अपने शरीर के विकास की बात करते हैं तो कैसे कैसे हुआ। जैसे एक मनुष्य होता है, उसका विकास होता है अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं आपस में तो जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट में विभाजन होता है, कई बार विभाजन होने के बाद उसमें भ्रूण बनता है। भ्रूण बाहर निकलता है एक शिशु के रूप में। शिशु का जो जीवन होता है वो धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल चलते चले जाते हैं और एक वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है, यानी कि पूरे एक बड़े जीव का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से अवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसी में पढ़ना पड़ेगा आपको कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन क्या होता है, कितने प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किस किस प्रकार से कोशिका का विभाजन हो सकता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ने के मिलेगा। यानी कि अगर कहें तो इसको कहते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगर नेक्स्ट इकाई की बात करते हैं, यानी कि अगले यूनिट की बात करते हैं, इकाई 4। इस इकाई 4 में हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी जान लेते हैं। तो ये इकाई 4 जो है वो है पादप कारकी। पादप कारकी, पादप कारकी, पादप कारकी में जो पढ़ना है वो है हमारा कुल 5 यूनिट, तो 5 चैप्टर। सॉरी, पहला जो चैप्टर है वो है आपका उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण। उच्च पादप में प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में जानना है। इसीलिए अगला जो पढ़ना होगा वो मिलेगा आपको पौधों में श्वसन, यानी कि हम बात करेंगे पादप में श्वसन के बारे में। यानी कि पौधे भी सांस लेते हैं, किस प्रकार से पौधे सांस लेते हैं। जैसे हम मनुष्य सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पौधे सांस लेते हैं उसमें क्या अपने अंदर लेते हैं, क्या बाहर निकालते हैं, इसमें सांस लेने के दौरान कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसीलिए अगला जो हमको पढ़ना है वो होगा पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। ठीक है, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन यानी कि पौधे किस प्रकार से बढ़ते हैं, कितने प्रकार की इसमें वृद्धि पाई जाती है, प्राथमिक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि, या फिर कितने प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, और धीरे धीरे जो वृद्धि होता है उसके फलस्वरूप क्या परिवर्तन होता है देखने को मिलता है पौधों में, उसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। ये रहा हमारा 4 यूनिट। इसके बाद आगे चलते हैं हम 5वें यूनिट में, यानी कि 5वें इकाई की बात करते हैं। इकाई 5, इकाई 5 का क्या नाम है उसको भी जान लेते हैं। जैसे पादप कारकी हमने पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा मानव कारकी। मानव कारकी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मानव कारकी का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखते हैं। इसमें नंबर 1 पर आपको मिलेगा मानव में पढ़ने को मिलेगा सबसे पहले हमको श्वसन एवं गैसों का विनिमय। श्वसन एवं गैसों का विनिमय यानी कि हम कहेंगे श्वसन की प्रक्रिया एक होती है, उसके पास श्वसन की प्रक्रिया में कितने प्रकार के गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा।
अगले चैप्टर की बात करते हैं तो अगला चैप्टर इसी में आपको मिल जाएगा परिसंचरण एवं देह तरल। परिसंचरण एवं देह तरल। परिसंचरण का मतलब होता है किसी भी तरल पदार्थ का जो शरीर में बहाव होता है, उस प्रकार से पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे कि किसी भी तरल का हमारे शरीर में किसके माध्यम से बहाव होता है, कौन कौन से तंत्र इसमें काम करते हैं परिसंचरण में। और हम बात करेंगे देह तरल, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है जिसके लिए हमें परिसंचरण की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला इसमें चैप्टर कौन सा है उसको भी देखते हैं। तीसरा चैप्टर आता है और तीसरे चैप्टर में हमको जो पढ़ना है वो होता है उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ एवं निष्कासन। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो पूरे दिन की कार्यविधि होती है, हमारे शरीर में जो एक्टिविटी होती है मेटाबॉलिक, उसके फलस्वरूप क्या गंदे पदार्थ बनते हैं उसी को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, और उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन यानी कि हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसको हम अपने शरीर में रखेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो सकता है, हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तो उसको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो वो बाहर किस विधि से निकलते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना होगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्या है उसको भी देखते हैं। तो अगला जो होता है वो होता है गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन। गमन एवं संचलन का मतलब क्या होता है? गमन, जैसे मैं यहां से चल करके यहां तक पहुंच गया तो इसको गमन कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? गमन कहते हैं। इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना। आगे क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। आगे पढ़ना है तंत्रिका नियंत्रण एवं समन्वय। यहां पर थोड़ा सा नीचे में लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसी के सामने लिखता हूं। इधर पांचवा जो होता है वो हमारा है तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय, इसके बारे में आपने कक्षा 10 में पढ़ लिया होगा। एक चैप्टर था तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय के बारे में, वहां पर आपने थोड़ी सी बातें जान ली होगी। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा प्रकार का तंत्र है जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है कि शरीर के किस अंग को कौन सा काम करना है, कब करना है, क्यों करना है, पूरे बातों को, पूरे कार्यों को नियंत्रण करने का काम होता है तंत्रिका तंत्र का। इसी के सीरीज में मैं आगे चलता हूं और आपको बताता हूं कि इसके आगे क्या पढ़ना है। इसके आगे पढ़ना है रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण। रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण को पढ़ना है। रासायनिक समन्वय का मतलब क्या होता है कि इस तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ काम करते हैं उनके बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले यूनिट में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है, दूसरे यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो पहले यूनिट का हमने बताया था कि पहले यूनिट से यानी कि जो इकाई 1 होती है, इकाई 1 से क्वेश्चन पूछता है 7 नंबर का। इकाई 2 से जो क्वेश्चन पूछता है वो भी पूछता है कुछ नंबर का, जो होता है 12 नंबर का। ठीक है, इकाई 2 से जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है 12 नंबर का। इकाई 3 से जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है 15 नंबर का। और इकाई 4 से जो क्वेश्चन पूछता है आपके परीक्षा में वो होता है 18 नंबर का। इकाई इसके बाद इकाई 5 से जो क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में वो होता है 18 नंबर का। इस प्रकार से आप टोटल को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 70 नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में। ठीक है, और आपकी जो परीक्षा होती है वो होती है 100 नंबर की, और इस 100 नंबर को बांटा गया है 2 भागों में, 70 प्लस 30। 70 नंबर को आपको लिखित परीक्षा देना पड़ेगा। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें वाइवा भी होगा, कुछ आपको लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो आई होप आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो
और आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। चलिए आज से हम इस क्लास से कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं और आई होप आप सभी उन बातों में से जो मैंने बताने वाला हूं कुछ बातें उसमें से जानते होंगे। तो ये चीजें जानना जरूरी है कि आप क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। देखो कक्षा 10 के बाद अगर आप बायोलॉजी चैप्टर या फिर बायोलॉजी की किताब पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ता है, तो मैं आपको बायोलॉजिस्ट बुला सकता हूं। आप कक्षा 10 के बाद अगर 11 में बायोलॉजी विषय को चुनते हैं पढ़ने के लिए तो हम आपको बायोलॉजिस्ट बुला सकते हैं, ठीक। और हर बायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी के बारे में बताने के लिए कितने वैज्ञानिक हैं, उन बातों को आपको पता होना ही चाहिए एकदम 100%। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछता है कि बायोलॉजी क्या होता है तो आप जवाब एकदम आंधी की तरह दें, क्योंकि आप एक बायोलॉजिस्ट हैं और एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजी के बारे में ना जाने तो ये बहुत गलत बात है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि बायोलॉजी होता क्या है और वो कैसे काम करता है। देखो अगर हम हिंदी में इसको कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक। क्या कहते हैं इसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहीं पर अगर हम जीव विज्ञान की बात करते हैं, जो बायोलॉजी होता है वो बना कैसे है, बायोलॉजी जो शब्द होता है वो कैसे बनता है। अगर हम बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो शब्द होता है वो ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 होता है बायोस, नंबर 2 होता है लॉगस, ठीक है। बायोलॉजी जो होता है वो ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर के बना होता है, जो पहला होता है बायोस और दूसरा होता है लॉगस। अगर दोस्तों बायोस की बात करते हैं तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। उसके बाद लॉगस की बात करते हैं तो लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। किसी भी चीज के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं यानी कि उसका जानकारी ग्रहण करते हैं तो एक शाखा के अंदर, एक ब्रांच के अंदर हम पढ़ते हैं उस चीज को। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बायोलॉजी को बताएं तो बायोलॉजी जो होता है वो ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। जो पहला शब्द है वो आपका बायोस है और जो दूसरा शब्द है वो आपका लॉगस है। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ को अगर हम कह सकते हैं तो वो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लियर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीवित जीव। और स्टडी का मतलब तो आप सभी को पता होता है, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हमको यहां से बायोलॉजी का डेफिनेशन बनाना हुआ या फिर इंट्रोडक्शन देना हुआ तो कैसे देंगे उसको भी जान लीजिए एक बार। तो यहां पर देखिए कैसे कहेंगे, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, ये स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करना हो तो इसको भी देख लीजिए, इसको हम कहेंगे दोज ब्रांच ऑफ साइंस, दोज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ आर कॉल्ड बायोलॉजी। क्लियर मत ना। अब इसी बात को हिंदी में कैसे कहेंगे वो भी जान लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम जीवित जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर मत ना कि विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम जीवित जीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इतना कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है ये बायोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। अगर हम बात करते हैं शब्द बायोलॉजी की, शब्द बायोलॉजी जिसको हम कहते हैं इसमें टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी टर्म किसने यूज किया था, ये परीक्षा में पूछते हैं कि बायोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था।
तो बायोलॉजी के शब्द का उपयोग करने वाले दो वैज्ञानिक हैं। कितने? दो वैज्ञानिक हैं, दो साइंटिस्ट हैं। उनका नाम क्या है उसको भी जान देते हैं। पहले वैज्ञानिक का नाम है लैमार्क और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ट्रेविरैनस। लैमार्क और ट्रेविरैनस नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस धरती पर सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का उपयोग किया था। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा बायोलॉजी है इसको कितने दो मुख्य भागों में बांटा गया है। बायोलॉजी को कितने दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आता है आपका बॉटनी, नंबर 2 पर आता है आपका जूलॉजी। नंबर 1 पर क्या आता है? बॉटनी। नंबर 2 पर आता है जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में कहते हैं हम वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। क्लियर? नंबर 2 पर आता है जूलॉजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जंतु विज्ञान। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, इसको भी जान लेते हैं। चलिए मैं आगे बताता हूं। यहां पर अगर हम बॉटनी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जो होता है वो भी ग्रीक के शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक शब्द से ही लिया गया है। बॉटनी को ग्रीक शब्द से लिया गया है। चलिए उसकी बात करते हैं कि कौन से ग्रीक शब्द का लिया गया है। बॉटनी का उपयोग ग्रीक शब्द में बॉटन से लिया गया, ग्रीक शब्द के बॉटन से लिया गया। इस बॉटन का मतलब क्या होता है? बॉटन का मतलब होता है हर्ब, सर्ब एंड प्लांट। हर्ब, सर्ब एंड प्लांट। हर्ब, सर्ब और प्लांट का मतलब होता है छोटे छोटे पेड़, झाड़ियां और पौधे। छोटे छोटे घास फूस जो होते हैं, झाड़ियां जो होती है और बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उसको। तो इस प्रकार से अगर हम कहें बॉटनी का डेफिनेशन देना है तो क्या कहेंगे? इसको हम सिंपली भाषा में कहेंगे दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब हम दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जो बॉटनी है वो बायोलॉजी की एक शाखा है। ठीक, तो पहले इंग्लिश में डेफिनेशन जान लीजिए, फिर हिंदी में। दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हर्ब, सर्ब एंड प्लांट। ठीक, दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हर्ब, सर्ब एंड प्लांट आर कॉल्ड बॉटनी, आर कॉल्ड बॉटनी। क्लियर हुआ? यानी कि हिंदी में इसको हम कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम घास, झाड़ियों एवं पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो अगर हम बात करते हैं पिता या जनक या फादर की वनस्पति विज्ञान के, ठीक है, तो एक वैज्ञानिक आते हैं थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के फादर या फिर जनक या फिर पिता हम कहते हैं। ओके, अब अगर हम थियोफ्रेस्टस से जिंदगी से जुड़ी कुछ 2-4 बातों को बताएं जो आपके लिए फायदेमंद होगा और जानना भी जरूरी है। अगर हम थियोफ्रेस्टस की जिंदगी से जुड़ी बातों को बताएं तो इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा महान काम यह हुआ था कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक लिखी थी यानी कि एक बुक लिखी थी। और बुक का नाम क्या था? बुक का नाम क्या था? तो बुक का नाम था हिस्टोरिया
बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम उनके बुक का नाम था, उनके किताब का नाम था। अब इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने किया क्या था? तो एक मोटी मोटा आंकड़ा मैं बताऊं आपको। हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने 300 से भी ज्यादा पौधों के बारे में बताया था। हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोफ्रास्टस जी ने 300 से अधिक पौधों के बारे में बताया था कि वो पौधे है क्या, ठीक, उनमें श्वसन किस प्रकार का पाया जाता है, उसमें पोषण किस प्रकार का होता है, उसमें उत्सर्जन किस प्रकार का होता है, उसमें कोशिका की बनावट कैसी है, उसमें कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है। इन सभी बातों को थियोफ्रास्टस ने अपने किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम में बताया था। उसी के सीरीज में अगर हम दूसरी बात करते हैं जूलॉजी, बॉटनी तो हमने पढ़ लिया, अब जूलॉजी की बात करते हैं। तो जूलॉजी क्या है उसको भी जान लेते हैं। जो लिखता हूं मैं, जूलॉजी जिसको कहते हैं जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, क्लियर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं जूलॉजी की, तो जो जूलॉजी होता है वो ग्रीक के 2 शब्द से मिलकर बना। पहला शब्द इसमें आता है जू, दूसरा शब्द आता है इसमें लॉगस। अगर जू की बात करते हैं तो कभी आप बताइए चिड़ियाघर गए हैं पिकनिक उकनिक पर, स्कूल से या फिर घर से गए तो जरूर होंगे। तो जू चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को क्या करते हैं हम? जू हाउस करते हैं। और चिड़ियाघर में क्या पाया जाता है? ढेर सारे जानवर पाए जाते हैं, चिड़िया पाई जाती हैं, पक्षियां पाई जाती हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे जानवर पाए जाते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर को इंग्लिश में कहते हैं जू हाउस। उसी जू हाउस की वजह से जूलॉजी का हम जू को लेते हैं और जू हाउस में ढेर सारे जानवरों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां से जू जो होता है, जू का मतलब हो जाएगा एनिमल, यानी कि जानवर। एनिमल का मतलब क्या होता है? जानवर। उसके बाद आता है नीचे दूसरा लॉगस। लॉगस का मतलब स्टडी होता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी कि अध्ययन। इसको अगर हमको डिफाइन करना हुआ, परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे? दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल। दोज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about animal are called zoology, are called zoology। क्लियर हुआ? इसी को हिंदी में बताता हूं मैं। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। समझ गया? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। आगे इसी से जुड़े कुछ बात को जानते हैं। तो जंतु विज्ञान के पिता, जिसको जनक कहते हैं या फिर इसी को हम कहते हैं फादर, कौन है? तो जंतु विज्ञान के पिता हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, जिसको हम कहते हैं अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक यानी कि जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या क्लियर हुआ? अब अरस्तु से भी जुड़े कुछ बातों को बताएं। तो अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी थी और अरस्तु जो थे वो थियोफ्रास्टस के गुरु थे, ठीक है, यानी कि थियोफ्रास्टस के शिक्षक थे, सर थे, जैसे मैं आपका हूं। तो अरस्तु ने एक किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमालिया। हिस्टोरिया एनिमालिया, और इस हिस्टोरिया एनिमालिया में उन्होंने 350 जंतुओं के बारे में यानी कि जानवरों के बारे में बताया कि ये जानवर
जानवर में श्वसन किस प्रकार का होता है, जानवर के शरीर की कोशिका कैसी होती है, जानवर पोषण कैसे करता है, जानवर उत्सर्जन कैसे करता है, यह जानवर कैसे जिंदा है, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में बताया था। मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो, अगर हम बात करते हैं जूलॉजी के फादर यानी कि जंतु विज्ञान के जनक की बात करते हैं, जंतु विज्ञान के जनक हमारे अरस्तु हैं, ठीक। और इधर अगर हम वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी के जनक जो है वो थियोफ्रास्टस है। इन दोनों को तो हमको पता चल गया। क्या हमको बायोलॉजी का पता है? नहीं ना, वो भी बता देते हैं। जो बायोलॉजी के जनक हैं, ठीक है, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ही हमारे जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक हैं। आई होप इतनी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और कुछ लोगों को याद भी हो गया होगा। चलिए थोड़ी सी बातें और आगे को हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त करके कल से आप सिलेबस को शुरू करेंगे। कक्षा 11 का जो पहला यूनिट है सजीव जगत की विविधता, उसमें हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे सजीव जगत को, कि सजीव जगत होता क्या है, उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर हम वनस्पति और जंतु विज्ञान के अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करते हैं जीव विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखा। जीव विज्ञान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शाखा यानी कि सम इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। उसमें अगर हम नंबर 1 पर बात करते हैं तो अपने शरीर से ही शुरू करते हैं। जैसे अगर हम हृदय की बात करते हैं, हृदय का अध्ययन, जीव विज्ञान की इस शाखा में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, तो इसको हिंदी में कहेंगे हम हृदय विज्ञान, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम कार्डियोलॉजी, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि हमारा हृदय जो होता है वो रुधिर को पंप करता है, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं रुधिर का अध्ययन। रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो वो होता है रुधिर विज्ञान, जिसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। अच्छा, हम हेमेटोलॉजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हीम जो होता है, हीम शब्द का मतलब होता है ब्लड, रुधिर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको हीम नाम दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम बात कर लेते हैं कोशिका का अध्ययन। हम विज्ञान की किस शाखा में, जीव विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जहां पर कोशिका के बारे में जानकारी लेते हैं, यानी कि कोशिका के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, वो आपका हो जाएगा, हिंदी में कहेंगे इसको हम कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। अब आगे हम बात करते हैं पुष्प का अध्ययन, यहां पर कहें पुष्पों का अध्ययन। जो हम लोग फूल सूंघते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए लगाते हैं, उस फूल का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पुष्प विज्ञान। अंग्रेजी में कहें तो इसको कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंदर हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ये तो रहा पुष्पों का अध्ययन। अब भाई पुष्पों की खेती भी होती है, ठीक है, पुष्पों की खेती भी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती। पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती को हम कहते हैं
फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर पुष्पों की खेती को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इस दुनिया में बहुत छोटे छोटे जीव भी उपस्थित हैं जिनको हम अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि जिनको हम खुले आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जीव का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करते हैं सूक्ष्म जैविकी में। सूक्ष्म जैविकी में, इस सूक्ष्म जैविकी को इंग्लिश में हम क्या करते हैं, इसको भी जान लेते हैं। सूक्ष्म जैविकी को इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी। हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर मिट्टी पाई जाती है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिट्टी का अध्ययन, देखो भाई, मिट्टी का दूसरा नाम होता है मृदा, और मृदा से बना हुआ है मृदा विज्ञान, यानी कि इसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्लियर? उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात में हमको क्या पढ़ना है? हमारे शरीर का जो नियंत्रण होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। या हमारा जो खोपड़ी है, ये हमारा जो भेजा है, इसके अंदर ढेर सारी पतली पतली नसें पाई जाती है, तार के जैसा न्यूरॉन पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। उस तंत्रिका तंत्र के कारण ही हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो संपन्न होती है। तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, या फिर हम कहें तंत्रिका का अध्ययन। तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भाई, तंत्रिका के अध्ययन को हम तंत्रिका विज्ञान में करते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और जितनी भी बातें हमने बताई है आपको याद भी हो गई होगी। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास लीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि चलिए मैं 10th का एग्जाम पास हुआ और 11th में खूब मस्ती करेंगे, खूब मजाक करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, क्लास रेगुलर नहीं लेंगे। तो भाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इस तरह करने से आपको आगे दिक्कत होगी। अभी जब आप 11th के बाद 12th पे जाओगे तो आपको 12th की जो चीजें होंगी वो कम समझ में आए, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई से फोकस है वो तो एक साल पहले से बिगड़ चुकी है 11th में। उसी फोकस को आपको आगे ले जाना होगा, आगे लगाना होगा, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। हर टॉपिक्स की आप कहानी उठाकर देख लीजिए कि वो ब्रेक नहीं लेते अपने पढ़ाई से, कंटिन्यूअस स्टडी करते रहते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और टॉपर्स की श्रेणी में आइए, टॉपर्स की स्टेज में आइए। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो 8 विज्ञान की शाखा मैंने बताई है, इनको आप याद कर लीजिए, और धीरे धीरे मैं आपको और सारी शाखाओं के बारे में बताऊंगा। हर क्लास में किसी न किसी क्लास में मैं आपको 1, 2 या फिर 3 शाखा के बारे में बताता जाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।